वेलकम ऑल इन दिस इंटरेक्टिव सेशन विद अवनीत कौर, जिन्होंने अभी सीए इंटर नवंबर 23 क्लियर किया है विद 639 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक 8th। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस अवनीत। थैंक यू सर। और आज हम इनसे जानेंगे किस तरह से इन्होंने शुरुआत करी, कैसे AIR 8 तक पहुंचे, किस तरह से पढ़ाई करते थे, कोचिंग कहां से करी और किस तरह से सेल्फ स्टडी मैनेज करी, वास्ट सिलेबस किस तरह से मैनेज किया। तो आइए सीधा जानते हैं अवनीत कौर से। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन सर। मैंने सीए चूज़ इसलिए किया था क्योंकि जब मैंने 12th में कॉमर्स चूज़ की थी तो ऑप्शंस एक्सप्लोर करे थे कि कॉमर्स के बाद क्या ऑप्शंस हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो उसमें से सीए सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो फिर था कि 12th के बाद सीए करेंगे। तो 12th में ही आई स्टार्टेड कि कहाँ एक्सप्लोरिंग कि कहाँ से कर सकते हैं। तो अपने होम टाउन में सारे सब्जेक्ट्स अगर ऑफलाइन अवेलेबल थे तो फिर मेरे को था कि मैं जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। तो मेरा लास्ट बोर्ड एग्जाम्स के नेक्स्ट डे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सीए फाउंडेशन की क्लासेस के लिए। फिर सीए फाउंडेशन में 310 मार्क्स आए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि कुछ करेंगे, कर सकते हैं, थोड़ा और मेहनत करेंगे तो इंटर में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर इंटर की क्लासेस आफ्टर द फाउंडेशन रिजल्ट्स शुरू करी और फिर तो आपने मार्क्स तो बता ही दिए। बिल्कुल ठीक, नहीं बहुत अच्छे। तो बोर्ड एग्जाम्स के नेक्स्ट डे ही आपने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी, तो दैट्स द माइंडसेट कि हाँ हमने अपना टाइम नहीं खराब करना है और इमीडिएटली हमने उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देना है। तो अवनीत जी, अब हम एक काम करते हैं, सीए इंटर की तरफ चलते हैं और एक एक सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि किस तरह से आपकी तैयारी उसकी आपने करी और कुछ पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं कि सब्जेक्ट वाइज बच्चों को ध्यान देने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो आपको देखकर जरूर चाहेंगे कि उनका भी ऑल इंडिया रैंक आए और कहीं ना कहीं आपकी बातें उन पे इफेक्ट करेंगी पॉजिटिव वे में। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 1। ग्रुप 1 में आपका सब्जेक्ट होता है पहला अकाउंट्स, जो अब न्यू कोर्स में एडवांस अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स का एक ही सब्जेक्ट हो गया, तो दोनों के लिए हम कॉमन बात कर लेते हैं। सो अकाउंटिंग में क्या चीज़ों का आपको लगता है कि आपने ध्यान दिया या ध्यान देना चाहिए? सर अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा मेन तो है कि हम जितने भी क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट जब हम फर्स्ट टाइम चैप्टर कर रहे हैं तो लिख के करें, मतलब सिर्फ देखे नहीं, एक बार तो एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस लिख के करें। और स्पेसिफिकली अगर बोले तो एएस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये मिस्टेक मैं कर रही थी स्टार्टिंग में कि ग्रुप 1 के एएस मुझे लग रहा था इजी है बहुत, बट जब रीसेंट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन देखे तो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एएस के। तो फिर मेरे को एएस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस मैंने बाद में किया जब मैंने रीसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चन देखे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस जिसमें लिखना होता है, आंसर्स को एक्सप्लेन करना होता है, नरेट करना होता है, तो वो वाले आंसर्स आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली उस पर। और मेरा ख्याल न्यू कोर्स में तो अब ज़्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ही अकाउंटिंग का कोर्स है, तो बच्चों को अब वैसे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। और रिटन प्रैक्टिस जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी आपने प्रॉपरली रिटन प्रैक्टिस की थी। और इसके अलावा अकाउंट्स में और कोई चीज़ आपको लगता हो ध्यान देने वाली? बेसिकली पेपर में तो टाइम मैनेजमेंट ही है कि मतलब एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। अगर बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही तो एटलीस्ट स्किप करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बाद में फिर अगर टाइम बचे तो फिर उस क्वेश्चन पे आना चाहिए ताकि पेपर हमारा पूरा हो जाए। ओके, सो लेट्स कम टू द सेकंड सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट है लॉ। यस सर। तो लॉ में आपके अकाउंट्स में मार्क्स क्या थे आपके? अकाउंट्स में 84 एंड लॉ में? लॉ में 86। लॉ में 86, वेरी गुड। पर लॉ में थोड़ा सा इस बार कुछ कॉमेडी लगा लो आप, ऐसा हुआ है क्योंकि फाउंडेशन में मेरे मार्क्स बहुत कम थे लॉ में। लॉ में फाउंडेशन में आई स्कोर्ड 42। यस सर। तो लॉ में फिर इस बार भी यही था कि फाउंडेशन में एक ही थ्योरी सब्जेक्ट है और उसमें कम मार्क्स है, तो इंटर में तो इतने सारे थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, तो थोड़ा थ्योरी से मेरे को स्टार्टिंग में तो बहुत डर था कि थ्योरी कैसे होगी। बट फिर भी टाइम पता लगता रहा कि फाउंडेशन में क्या गलतियां हुई थी, कि किस वजह से मार्क्स कम आए हैं, तो उन चीज़ों पे इंटर पे फिर फोकस किया कि थ्योरी में ये गलतियां नहीं करनी। किस तरह की गलतियां थी वो? बहुत जनरलाइज्ड आंसर लिख के आई थी मैं, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं यूज़ की थी मैंने, जैसे हम नॉर्मल अपनी वर्डिंग में लिखते हैं। बिल्कुल एज इट इज़ बुक तो कोई भी नहीं लिख सकता, जो बुक की प्रोविजन है एज इट इज़ कोई नहीं लिख सकता, बट स्टिल थोड़ा सा कि कीवर्ड्स लिख दिए। अगर हम बिल्कुल जनरलाइज आंसर लिख देंगे वो तो अच्छा भी नहीं लगेगा लिखा हुआ। तो फाउंडेशन में यही हुआ था कि मैं बहुत जनरल आंसर्स लिख के आई थी। तो ये कीवर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए या कीवर्ड्स पे काम करने के लिए आपने क्या चीज़ करी? जो आपको लगा कि 42 मार्क्स से आप 86 मार्क्स तक आपने फाउंडेशन से इंटर में सफ़र किया?
रिटन प्रैक्टिस थी सर, Written जो practice। फाउंडेशन में कम थी, इंटर में कंपैरेटिवली ज़्यादा की थी। इंटर में काफी सारी हाँ। थी। कुछ टेस्ट ने भी आपकी कुछ हेल्प करी होगी, टेस्ट आपने दिए थे रेगुलरली जो हम आपके टेस्ट कंडक्ट करते यस थे? सर, टेस्ट सारे दिए थे। टेस्ट सारे दिए थे, ओके। तो उस चैप्टर वाइज टेस्ट में आपको पता लगता होगा कि कहाँ पे आपकी दिक्कत है, कहाँ कमियां हैं। और उससे भी थोड़ी रिटन प्रैक्टिस हो उसके बाद जाती भी आप थी। रिटन हाँ प्रैक्टिस करते थे? यस सर, मतलब जिसमें कम है मार्क्स वगैरह। और टेस्ट से ये था कि अगर आगे का चैप्टर, अभी आगे सिलेबस चल रहा है तो पिछले रिवाइज हो जाते हैं साथ साथ में। राइट। हाँ, थोड़ा टेस्ट का फ़ायदा यही था। और एमसीक्यू बुक्स में बहुत यूज़फुल थी लॉ के लिए, क्योंकि तो एमसीक्यू बुक्स आपने जो आईसीआई जो लॉन्च करता है वही वाली आपने सारी सॉल्व यस करी थी? पूरी करी थी लॉ के तो लिए। उसका आपको फायदा लगा? यस सर, और क्योंकि फिर ये होता है जब हम एमसीक्यू बुक सॉल्व करते हैं ना, तो एमसीक्यू बुक सॉल्व करते हुए जो क्वेश्चन आता है, तो कई बार पूरा सिलेबस करने के बाद अगर फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आ गया या सेकंड का आ गया तो प्रोविजन एकदम से याद नहीं आती, तो एमसीक्यू सॉल्व करते करते फिर बुक रेफर करनी पड़ती है। राइट। तो बुक रेफर करते हैं, प्रोविजन उससे भी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाती है। ओके। हाँ, तो एमसीक्यू थोड़े मतलब उससे लगता है कि हाँ कि और ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई इस प्रोविजन में, ये चीज़ और मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ आने लग जाता है। ओके, तो बिल्कुल ठीक है, एमसीक्यू बुकलेट होगी और इसके अलावा रिटन प्रैक्टिस ऑफ कीवर्ड्स एंड ऑल, यस राइट। यस सर। और थर्ड पेपर है हमारा कॉस्टिंग, यस सर, तो उसमें आपके मार्क्स क्या हैं? उसमें मेरे 74 मार्क्स हैं। 74 मार्क्स Yes, हैं, ओके। तो उसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान देने वाले? फिर कॉस्टिंग भी टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें भी एक तो रिटन प्रैक्टिस ही है। बिल्कुल ठीक है। बट कॉस्टिंग में जो मैंने गलती करी थी स्टार्टिंग में, कि जब हमें होमवर्क मिलता है तो मैं क्वेश्चन जैसे अगर मुझे लगता था बहुत इजी क्वेश्चन है तो मैं उसको लिख के नहीं कर रही थी कॉस्टिंग में। जैसे कुछ देख लिए, उसके बाद आई यूज्ड टू जस्ट रेफर द बुक कि उसमें जो आंसर है वो देख लिया, सॉल्यूशन देखिए। हाँ सोल्यूशन देख लिया। ओके। बट फिर जब टेस्ट हुए तो उस पहले टेस्ट में थोड़े कम मार्क्स आए कॉस्ट में, ओके। कि फिर मुझे हुआ कि मुझे रिटर्न में करके देखने चाहिए थे, क्योंकि जब टेस्ट में लिखने लगे क्वेश्चंस तो वो नहीं हो पाए। कोई इसीलिए मिस्टेक हो रही थी हाँ। या कहीं पे आके अटकता है पॉइंट, जैसे इस तरह से हो हाँ जाता जी, है। तो इसलिए फिर मुझे है कि एटलीस्ट कॉस्टिंग में भी सेम सारे क्वेश्चंस एक बार तो खुद से करने चाहिए और सोल्यूशन नहीं रेफर करना चाहिए, पहले खुद से कर लो फिर चेक करो। ओके। हाँ, और कॉस्टिंग में आपका स्कोर जो 74 है, तो कंपैरेटिवली जैसे बाकी में आपके 80s में है, तो उसमें आपको क्या लगता है कॉस्टिंग में कहाँ पे और आप मेहनत करके और बेटर कर सकते थे? कॉस्टिंग में सर जो एक चीज़ जनरली ओवरलुक करते हैं वो थ्योरी है। ओके। तो कॉस्टिंग की थ्योरी काफ़ी स्कोरिंग है, क्योंकि 20 मार्क्स की थ्योरी आई थी। ओके। तो अगर हमें कोई न्यूमेरिकल अटक रहा है तो हम अगर थ्योरी अटेम्प्ट कर लें तो एक तो कंपैरेटिवली जल्दी हो जाती है। राइट। हाँ, तो अगर मैंने थ्योरी बहुत थोड़ा ज़्यादा फोकस किया होता तो मैं अटेम्प्ट पूरा थ्योरी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करती, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैं स्टक हो गई थी एक। ओके। हाँ, तो बेसिकली आप थ्योरी। कह रहे हैं कि अगर न्यूमेरिकल तो करते ही हैं बच्चे, बट अगर थोड़ा थ्योरी को भी बैलेंस करके चलें तो इट विल बी एन एडवांटेज, कि अगर मान लो Yes. न्यूमेरिकल वहां जाके थोड़ा सा अटकता भी है तो एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट विद द थ्योरी क्वेश्चन, यस सर। राइट। तो बिल्कुल ठीक है। और कॉस्टिंग में मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि कॉस्टिंग का एग्ज़ाम इनका जब अच्छा नहीं हुआ था तो एक बार मेरी इनसे इंटरेक्शन भी हुई थी, इनका एक बार बिल्कुल मन आपका ऐसे हो गया था कि, तो वो थोड़ा सा आप बताएंगे किस तरह से? सर जैसे कॉस्टिंग के एग्ज़ाम के बाद ना, जैसे पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ तो फिर एक थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हो गया कि अब नेक्स्ट एक तो टैक्स का एग्ज़ाम था। तो फिर उसके बाद ऐसे हो गया कि मतलब अटेम्प्ट पूरा नहीं हुआ था ना, तो मतलब ये चीज़ सोचने की बजाय कि चलो कोई नहीं, जो किया है वो अच्छे से किया है, तो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो रहा था। बट फिर आपसे बात करी, एक दो फ्रेंड्स से बात करी, तो सबने मोटिवेट ही किया कि कोई बात नहीं, एक जितना किया है उसमें से भी आ जाएंगे अगर अच्छे से किया है। तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फिर आपने करी। अपना फोकस हाँ, बनाया। तो चलते हैं अगले पेपर की तरफ, टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में क्या आपका, क्योंकि टैक्सेशन का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, डीटी आईडीटी, जब इंटर लेवल पे बच्चे को सारा पढ़ना पड़ता है तो काफ़ी बर्डनसम हो जाता है। तो आपका किस तरह से इसका एक्सपीरियंस रहा है टैक्सेशन का? टैक्सेशन सर वास्ट तो बहुत है। इनकम पर मेरा टैक्स में इंटरेस्ट था, इनकम टैक्स में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था। तो इनकम टैक्स में तो ये था कि प्रोविजंस तो एटलीस्ट एक दो बार तो पूरा कंसेप्चुअली समझनी पड़ेंगी, और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है टैक्स में, कि क्वेश्चंस हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए हो टैक्स, क्योंकि टैक्स में बहुत ज़्यादा मतलब मिक्स होके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, अलग अलग चैप्टर्स हाँ। को मिक्स कर दिया जाता है। हाँ, Right. सारे चैप्टर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही पूरा वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो एक तो मिक्स होके आते हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए, रीसेंट एमटीपीज आरटीपीज वाले और एमसीक्यू बुक सेम टैक्स के लिए। तो रीसेंट आरटीपी एमटीपी आपने टैक्सेशन के लिए करे थे या सारे स्टेट्स के लिए ही आपने? सारे स्टेट्स के लिए आपने रीसेंट आरटीपी एमटीपीज अराउंड 3-4 अटेम्प्ट के हम जो आपको प्रोवाइड करते हैं उससे ज़्यादा भी आपने किए थे?
वो तो किए ही थे जो हमने आपको प्रोवाइड किए, उसके अलावा भी आपने कोई और पुराने करे या 3-4 अटेम्प्ट के इतने काफ़ी थे? जैसे हमारी बुक में भी जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं पुराने, तो वो तो कवर्ड होते ही है। उसके अलावा तो जो आपने बुक दी थी, हाँ, वो आपने सारी सॉल्व की? यस सर। और एमसीक्यू बुक जो आईसीआई वाली है वो आपने पूरी सॉल्व कर ली थी? यस सर। पूरी डीटी आईटीटी मतलब जीएसटी Yes, इनकम टैक्स दोनों आपने कर लिए थे? हाँ जी, एमसीक्यू बुक में वही सेम है कि प्रोविजन रेफर करनी पड़ती है, तो रिवाइज होती रहती है पुरानी आप साइड प्रोविजन। बाय साइड जैसे कोई एमसीक्यू आया तो आप प्रोविजन को जाके रिवाइज करते थे, जिस तरह हम क्लास में बताते हैं कि आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो साथ में आप उसकी प्रोविजन को रिवाइज कीजिए? यस सर। और थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर निकल भी गया ना क्वेश्चन एक बार में, मैच हो गया, बट स्टिल एक बार प्रोविजन पढ़ लेती थी, क्योंकि इससे रिवाइज हो जाता है ना दोबारा से। कोई छोटा पॉइंट अगर स्किप हो रहा हो माइंड से तो वो भी थोड़ा रिव्यू हो जाता है। यस सर। राइट। और एक एमसीक्यू में कुछ ये भी सुनने में आता है हमारे कि जो फाइनल पेपर होते हैं वहाँ पे हमें एमसीक्यू के लिए रीडिंग टाइम नहीं मिलता है। तो, यस सर। तो सिर्फ हमें कुछ सब्जेक्टिव पेपर के लिए रीडिंग टाइम मिलता है, यस और नो? तो ये इसमें फिर आपका क्या था कि एमसीक्यूज बड़े बड़े थे, लेंथी थे एमसीक्यूज, या ठीक थे मतलब छोटे? क्योंकि एमसीक्यू जो आईसीआई की बुकलेट है उसमें कई काफ़ी लेंथी एमसीक्यूज भी हैं, तो वहाँ किस तरह के एमसीक्यूज आए थे? रीडिंग टाइम तो नहीं मिलता, तो जैसे मुझे लगा था कि मिलेगा बट नहीं था, तो फिर ये भी एक सरप्राइज होता है वहाँ जाके ना। यस सर। तो रीडिंग टाइम में फिर तो मैंने थियोरेटिकल पोर्शन ही पढ़ा, सब्जेक्टिव पोर्शन, तो उसी से अटेम्प्ट किया था मैंने, स्टार्ट उसी से किया था कि पढ़ा हुआ है तो उसी से करूँगी। तो और एमसीक्यू सर इतने लॉन्ग नहीं आए थे जितने मतलब मुझे था कि बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे एक एक पेज के, वैसे नहीं थे। मैनेजेबल थे? यस, मैनेजेबल थे। ओके। और टैक्सेशन में स्कोर क्या रहा आपका? 82 थे। 82। सो ग्रुप 1 में आपके 80s में ही है मोस्टली, बस सिर्फ एक कॉस्टिंग में 70s में। यस सर। ओके, सो ग्रेट। तो चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ। एडवांस काउंटिंग है, वो तो अकाउंट्स के साथ ही अब मर्ज हो गया है, और अगला पेपर है हमारा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। यस सर। तो उसमें आपका स्कोर क्या रहा है? 87। 87, क्या बात है। मेरे लिए भी प्राउड की बात है। यस सर। तो ऑडिटिंग जो आपने 87 स्कोर, क्योंकि नॉर्मली थियरी सब्जेक्ट में बच्चे 60s तक भी अगर पहुंच जाते हैं तो बहुत खुशी की बात होती है बच्चों के लिए, Yes. बट 87 तक पहुंचना, ये आपने किस तरह से कमाल करा? सर सबसे पहले तो ऑडिट में जो आपने होमवर्क दिए थे रेगुलर बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस के, तो वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल वही रहे हैं, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में राइटिंग प्रैक्टिस ही इज़ द की। ओके। तो आप होमवर्क देते थे, मेरे को होता था एटलीस्ट मैं वो कवर कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा जैसे बाकी इतने सारे सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं तो पूरा लिख के देखना इज़ डिफिकल्ट, कि जो आपने क्वेश्चंस दिए हैं मैं वो तो एटलीस्ट लिख के देखूँ। उसकी रिटन प्रैक्टिस आप Yes, करते sir. थे? ओके। एंड टेस्ट तो आपने सारी 8 के 8 सब्जेक्ट्स के Yes, सारे sir. दिए, जो हम वीकली टेस्ट आपके Almost सारे। ऑलमोस्ट सारे दिए। यस सर। और इसके अलावा ऑडिटिंग में जो लॉ में आपने कीवर्ड्स वाली बात करी, रिटन प्रैक्टिस वाली बात करी, वो तो सेम। यस सर। एंड व्हाट अबाउट द एमसीक्यूज, उसकी आपने आईसीआई वाली बुक की थी? यस सर। कंप्लीट की थी? यस सर। तो जितने भी एमसीक्यूज जिस भी पेपर में है सारी बुकलेट्स आप करके गए थे आईसीआई Yes, में? सो दैट्स गुड। तो उसका काफ़ी हेल्प रहा होगा आपको एग्जामिनेशन में? यस सर, थोड़ा पता लग जाता है ना किस टाइप के क्वेश्चंस आईसीआई पूछता है। राइट। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट इज एफएम एंड एसएम, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स खत्म हो गई है, ईआईएस खत्म हो गई है, तो हम एफएम एसएम की बात कर लेते हैं। सो एसएम में, एफएम में आप अभी मार्क्स तो आपके बहुत पुराने पूछने पड़ेंगे। एफएम एंड इको में कितने मार्क्स हैं आपके? एफएम एंड इको में 72 है 72। एंड ईआईएस एसएम में 70। ईआईएस एसएम में 70। Yes. थ्योरी में आपके सारी अच्छे मार्क्स हैं, मार्क्स तो अच्छे होने ही हैं, एआईआर 8 है। तो इनके लिए कोई खास पॉइंट आपको लगा एफएम या एसएम में जो आपको लगता है कि बच्चों को ध्यान देना चाहिए? सर एसएम भी थ्योरी है, तो थ्योरी में एक पॉइंट और है कि वो गैप देके लिखने वाला। कि मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी थी कि ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, तो सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए यही किया था कि जैसे अब अगर अभी याद किया है या अभी रिवाइज किया है तो कुछ गैप दे के लिखती थी कि सोचना पड़े, एकदम से तो पढ़ के याद ही है, तो थोड़ा गैप दे के। और जैसे कई बार ऐसे भी होता था कि घर से पढ़ लिया फिर मैं यहाँ पे आके लिखती थी। ओके। हाँ, जैसे ब्रेक में या कुछ वही भी। गैप हाँ। डाल के कि पढ़ा पहले, याद पहले की है, हाँ। बट उसको लिख के देखना है बाद में, ताकि थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना पड़े कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं है। तो वो आपने करा था कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस? यस सर, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ही हुआ था, क्योंकि गैप देके फिर मिस्टेक्स भी होती है ज़्यादा, तो पता लगता है कि क्या गलती हो रही है। एसएम और बाकी सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए जब एंड पे जाके हमें लगता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अभी सिलेबस पड़ा है या कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ के कारण अगर हम नहीं कर पा रहे रिटन प्रैक्टिस, बट स्टिल की पॉइंट्स तो लिख के देखने चाहिए, चाहे साइड पे बुक पे ही लिख के देख लिए एक बार जब टॉपिक पढ़ा है, कि या फ्लो चार्ट्स बना के देख लिए कि हाँ हमें याद है, अगर पूरा लिखने का टाइम नहीं है थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। और एफएम में वो सेम कॉस्टिंग वाली चीज़ की थ्योरी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और बाकी तो कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एफएम में भी आई सपोज 12 से 14 नंबर की थ्योरी एग्जाम में आती है,
तो वो भी आपको लगता है कि थ्योरी कहीं ना कहीं थोड़ी ओवरलुक होती है बच्चों से? यस सर। ओके, तो ये तो होगी सारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। एक आपने मेरे को टैक्सेशन के बारे में बताया था कि टैक्स के एग्जाम वाले दिन वो टैक्स मैंने आपको पढ़ाया, तो उसके अंदर आपका कहीं ना कहीं थोड़ी वास्ट सिलेबस होने की वजह से तो नहीं कई बार सिलेबस कंप्लीट हो पाता, तो आपने लास्ट टाइम पे आके कुछ आपने वो रिवीजन लेक्चर वाली बात एक बताई थी, वो थोड़ा सा जरूर बताएं। सर वो वही मैंने जैसे आपको बताया था, कॉस्ट के एग्ज़ाम के बाद थोड़ा वो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था, बट स्टिल फिर जब आपसे बात करी तो उस टाइम पे मेरा अभी 1-2 चैप्टर्स बाकी थे रिवाइज करने टैक्स के, तो मैंने सोचा था मैं एक कर दूंगी पर वो वाला मैं छोड़ दूंगी क्योंकि रिसेंट क्वेश्चंस नहीं आए हुए थे उसके। चैप्टर था वो? टैक्स इनवॉइस वाला। टैक्स इनवॉइस, जीएसटी का। हाँ जीएसटी का। तो मैंने सोचा कि उसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पढ़ा हुआ है क्लास में, तो अगर कुछ आया छोटा मोटा आएगा तो लिख दूंगी। आई वॉज अबाउट टू लीव दैट चैप्टर, बट फिर आपसे बात हुई तो आपने एक लाइन बोली कि अभी आप सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर क्वेश्चंस आ गया उस चैप्टर से जो आप छोड़ जाओगे तो फिर आपको होगा कि सोचने की बजाय या रोने की बजाय मैं पढ़ लेती। तो फिर मुझे हुआ कि चल अब थोड़ा सा टाइम है, तो पढ़ने का तो नहीं है पूरा चैप्टर, बट स्टिल थोड़ा सा अगर मैं कोई वीडियो, आपकी वीडियो रिवीजन लेक्चर मैंने देखी थी थोड़ी सी स्पीड तेज करके, तो फिर हाँ 2x पे थोड़ी सी नहीं है वो, काफी है, तो बट एग्जामिनेशन लेवल के दिन चलता है। तो बिल्कुल। फिर मतलब उस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आ गए थे पेपर में, ओके, तो मुझे लग रहा था कि अच्छा ही हुआ क्योंकि मैंने नहीं छोड़ा। एमसीक्यूज में भी आए, थ्योरी क्वेश्चन में भी आया उस चैप्टर से। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीएमएम बोलते हैं एवरीथिंग यू थिंक इज अनइम्पॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो कोशिश करिए कि कुछ छोड़ के मत जाइए। Yes. और मेरे ख्याल लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप कोई चीज़ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर में रिवाइज नहीं करना है, अगर आराम से भी आप रिवाइज करते हैं तो लकीली या जैसे भी आप कह लीजिए कि हाँ अगर कुछ आता है एग्जाम में वो रिसेंट पड़ा होता है और वो आराम से हो भी जाता है। तो रादर देन थिंकिंग, या तो आप रिलैक्स कर लीजिए एग्जाम से पहले बिना टेंशन के, फिर ठीक है, लेकिन ये नहीं कि प्रेशर भी है और हम पढ़ भी नहीं रहे हैं, प्रेशर की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी इधर रिलैक्स और स्टडी, क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ तो एग्जामिनेशन में आपको दिख जाता है। तो अब हम एक काम करते हैं, थोड़े से कुछ जनरल पॉइंट्स भी हम बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज तो हमने बात की है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसे आप कितने घंटे पढ़ते थे क्लासेस के साथ और क्लासेस के बाद, जब सेल्फ स्टडी का आपको टाइम मिला तो क्या आपकी मतलब कितने दिन की आपकी आउटपुट रहती थी कि मुझे निकालनी है? सर जब तो क्लासेस चल रही थी तब तो हमारी अप्रॉक्स 8 आवर्स तो क्लास होती ही थी। राइट, सभी सब्जेक्ट्स की, सभी सारे सब्जेक्ट्स फेस टू फेस करें ऑफलाइन और ऑफलाइन, राइट। और फिर घर जाके तो मेन तो ये होता था कि एटलीस्ट सारा होमवर्क हो जाए, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिले हैं और थ्योरी के भी, जब जितना पॉसिबल है कवर कर लूँ, जैसे 3 या 2 जितने भी घंटे हो पाए तो वो कवर करके फिर मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस नहीं किया था मैंने जब क्लासेस चल रही थी। ओके, हाँ, पर क्लास में आपका ये रहता था कि मुझे समझ में आना चाहिए, Yes, वो sir. उस तरह से कभी, और आपने कोई टेस्ट भी स्किप नहीं करा है, Yes, राइट? sir. और जब सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम मिला तो हम आपके 100 मार्क्स के जो पेपर कंडक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज लेते हैं हम आपकी सारी मॉक टेस्ट, तो आपने आईसीआई के मॉक टेस्ट दिए थे? नहीं सर, वो खुद से देख लिए थे, पर यहाँ वाले दिए थे, यहाँ वाले आपने 100 मॉक मार्क्स टेस्ट सारे दिए थे। Yes, और उसमें आपने टॉप भी किया था। तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वाली जो आंसर शीट्स आपने हमारे पास जो पेपर दिए हुए हैं वो वाली आंसर शीट्स मैं थोड़ा व्यूअर्स को दिखा सकूं, ताकि थोड़ा आइडिया हो कि आप किस तरह से एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर रहे थे। और दूसरा जो इसके लिए आपने सेल्फ स्टडी को कितना टाइम दिया जब आप पेपर्स की तैयारी कर रहे थे हमारे वाले मॉक टेस्ट की? सर एक तो ये है कि जब हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तो हमें होता है हम 1-2 दिन अब रेस्ट ले लें, बट वो चीज़ नहीं की थी। हाँ ठीक है, थोड़ा रेस्ट ले लो, बट नेक्स्ट डे से ही रिवीजन स्टार्ट कर दी थी जब क्लासेस ख़त्म हुई थी। और स्टार्टिंग में ऐसे 12-13 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा था, तो स्टार्टिंग में 9 to 10 आवर्स से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाया कि 12 आवर्स मैक्सिमम तो हो जाता था। हाँ बिल्कुल ठीक है। और आपने स्लीप कितना, मतलब नींद को लेकर आप ऐसे 12 घंटे 13 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी नींद भी सेक्रीफाइस होती है, तो वो आपने कितने घंटे आप सोते थे और कैसे आपने उसको मैनेज किया? तो सर जब तो क्लासेस चल रही थी तो मुझे होता था एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स में सो के आऊँ, क्योंकि अगर उससे कम सो के आऊँगी तो नेक्स्ट डे क्लास में कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो ये तो मिथ है कि सिर्फ 3, 4 या 5 घंटे ही सोना है, प्लीज़ 6 आवर्स तो मैं सोना चाहिए, ताकि अगले दिन हमारी एफिशिएंसी अच्छी हो और हम ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़े। मतलब नींद आपने तसल्ली से करी है, नींद से आपने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करा? यस सर, ताकि आपकी एफिशिएंसी बेटर रहे। यस सर। एंड व्हाट अबाउट सोशल मीडिया? आज का जो यूथ है हमारा, वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और इन सब पे, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सोशल मीडिया तो सर जैसे थी, मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी, बट उसके बाद जब
कुछ मंथ 1-2 मंथ्स बाद मुझे लग रहा था कि डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा है। स्टार्टिंग में हाँ, आप स्टार्टिंग में मैं यूज़ कर रही थी, बट फिर मैंने डीएक्टिवेट कर दी थी आईडीज़। हाँ, डीएक्टिवेट कर दी थी, अनइंस्टॉल कर दिया था। हाँ। डीएक्टिवेट करना आई थिंक ज़्यादा अच्छा है, अनइंस्टॉल में तो फिर फिर दोबारा ब्राउज़र में जाके बंदा फिर हाँ। जाके कहीं ना कहीं लॉग इन कर लेता है कई बार। यस सर। तो ओके, तो आपने डीएक्टिवेट कर लिया, अब एक्टिवेट कर लिया है? हाँ, अब कर लिए। अब तो आप मेरे ख्याल प्रोफेशनल नेटवर्क्स पे भी आप एक्टिव हो गए होंगे Yes, sir. फॉर आर्टिकलशिप एंड ऑल। लिंक्डइन Yes, sir. यूज़ कर रहे हैं आप? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने ऑफलाइन ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन क्लासेस का बड़ा ट्रेंड है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपने किस तरह से अपना विचार किया कि आई हैव टू गो फॉर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस? सर ऑफलाइन मैंने इसलिए चूज़ करी थी, एक तो हम फाउंडेशन में यहीं से पढ़े थे, तो टीचर्स के साथ एक हो जाता है कि हाँ अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो बात कर सकते हैं। और अपने टाउन में अवेलेबल थी, तो फिर मेरा था कि आई विल चूज़ ऑफलाइन ओनली, सारे सब्जेक्ट्स एक जगह पे। तो इस एक रीज़न ये भी है कि सर ऑनलाइन में ना थोड़ा हम दूसरों को हम सिर्फ आइसोलेट हो जाते हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उस टाइम पे। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी कि मैं मतलब मुझे था कि मैं घर से एटलीस्ट बाहर जाऊँ, लोगों से मिलूँ। यहाँ पे हम जैसे स्टूडेंट्स सारे इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, हाँ मतलब दूसरे को देख के मोटिवेशन आती है कि हाँ, जैसे एमसीक्यू बुक में स्पेसिफिकली, क्योंकि जब सबने स्टार्ट कर दी होती है तो फिर होता है कि हाँ मैं भी स्टार्ट कर दूँ। कर रहे हैं तो मैं भी कर हाँ, ये चीज़ थी थोड़ी ऑफलाइन चूज़ करने के लिए। ओके, हाँ तो आपने ऑफलाइन करी और आपको ऑनलाइन बैकअप्स भी मिलते हैं यहाँ पे, तो yes, वो sir. तो एक एडेड एडवांटेज है ये कि चलो हाइब्रिड क्लासेस का नाम हम इसे आजकल देते हैं कि चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस करिए चाहे ऑफलाइन करिए, बट प्रेफरेबल आपके लिए ये था कि आप ऑफलाइन क्लासेस में ही आपने प्रेफर किया। यस सो नेक्स्ट पॉइंट ये है, बच्चों का काफ़ी रहता है कि हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बार बार, लेकिन वो रिटेन नहीं हो रही है। तो आप AIR हैं, तो आपके साथ भी ये चीज़ होती थी, ये थ्योरी पढ़ रहे हैं पर याद नहीं हो रही है, लगता है भूल रहे हैं, इस तरह से होता था आपके साथ भी, या एक बार पढ़ लिया और फेविस्टिक की तरह, फेविक्विक की तरह? नहीं सर, थ्योरी में प्रॉब्लम तो आई थी। और मैंने आपको बोला ही था कि फाउंडेशन में एक ही थ्योरी सब्जेक्ट था और उसी में कम आ गए थे, तो थोड़ा वो हाँ थोड़ा डर भी था। बट फिर यही है कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, एटलीस्ट एक बार क्लास में हुआ तो ये नहीं कि घर जाके उसको याद करने लग गए। एटलीस्ट 2 बार तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स में, कि 2 बार तो रीडिंग जो हम ले रहे हैं घर जाके और उसके बाद भी कॉन्सेप्ट पे ही करें। और फिर एनालाइज करना जरूरी है कि आखिर है क्या है, व्हाई लिखा क्यों है ये चीज। यस सर, तो 2 बार तो एटलीस्ट होता था कि कॉन्सेप्ट समझ आए अच्छे से, और उसके बाद फिर मुझे होता था कि चलो थोड़ा सा याद करते हैं, या टेस्ट, मेन तो टेस्ट ही थे कि उससे प्रैक्टिस होती रही और रिटन प्रैक्टिस। और हाँ, और जब थ्योरी में पढ़ भी रही थी ना, तो साथ साथ में एक तो बोल बोल के पढ़नी चाहिए। हाँ, और सर थ्योरी में एक मेन है कि हम ना सिर्फ पढ़ते हैं और फिर हमें लगता है हमें आता है, बट इंस्टेड हमें रिकॉल करना चाहिए कि इस टॉपिक में था क्या, हमने इसमें क्या पढ़ा था, जब हम रिविजन्स करते हैं। राइट, और एक वो गैप के बाद लिखने वाला पॉइंट आपने पहले मेंशन करा है, मतलब आप भी भूलते थे, ऐसा नहीं है कि आप भूलते नहीं, अगर रैंक है तो हमें एक ही बार में सारी चीजें। ये मैं जनरली इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे ये थ्योरी को लेकर इस चीज में कंसर्न रहते हैं कि सर हमने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया पर याद नहीं हो रही है। तो मैं यही कहूंगा कि थ्योरी को याद करने की आप कोशिश मत करें, आप उसको समझिए, एनालिटिकली समझिए, जितना हो सकता है रिटन प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सारा रटा होगा तो ही आपका एग्जाम वहां पे क्लियर होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आप अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा अगर उसको समझा के आएंगे विद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे जैसे इनको मिले हैं। और ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि 42 मार्क्स लॉ में, उसके बाद इतना काम करके 86 मार्क्स इन लॉ, तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम अगर अपने आप पे काम करें तो नथिंग इज दैट कि आप ना अचीव कर पाएं। और नेक्स्ट एक पॉइंट और बच्चों का काफ़ी ये रहता है कि जैसे टेस्ट हमारे यहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं, वीकली टेस्ट जब हम लेते हैं, तो कई बार बच्चों के ना सिली मिस्टेक्स होती हैं या मार्क्स कम आते हैं बच्चों के, तो उस चीज़ से भी कई बार बच्चा डिमोरलाइज होता है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, या मैं पढ़ रहा हूँ, या मेरे टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ था कि आपने यहाँ पे जब टेस्ट दिए आपका स्कोर अच्छा नहीं आया? तो सर जो फर्स्ट टेस्ट हुए थे, टैक्स का एक सैलरी का टेस्ट हुआ था, तो उसमें कम मार्क्स थे, मतलब आई स्कोर्ड 17 आउट ऑफ 30। यस सर। राइट, तो उसको देख के भी फिर हुआ कि गलती क्या है, तो मेजॉरिटी तो सिली मिस्टेक्स हुई थी कि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, कोई छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया जिसकी वजह से गलत हो गया, कोई रेट गलत लिख दिया। तो फिर यही होता था कि एटलीस्ट नेक्स्ट टेस्ट में सेम गलतियां रिपीट ना हो। हाँ, और सिली मिस्टेक्स होती हैं सर, बट ये है कि एक तो वही मेन तो वही होती है कि हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते। हाँ, तो पेपर में भी एक जगह पे ये चीज़ हो गई थी मुझसे कि मैंने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था, बट फिर मैंने बाद में देखा कि ऊपर एक और पॉइंट था जो मिस हो गया। अच्छा,
हाँ, तो यही है कि एक तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए। कई बार हम प्री जजमेंटल हो जाते हैं हाँ। क्वेश्चन में यही होगा, फटाफट करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ है कि थोड़ा क्रिटिकली क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो पाए। यस सर, थोड़ा और डिमोटिवेशन हो जाता था, बट फिर यही है कि अपने आप एनालाइज किया, चेक होके मिला उसमें भी मिस्टेक्स लिखी हुई हैं, बिल्कुल तो नेक्स्ट टेस्ट में फिर टेस्ट होना ही है दोबारा से, तो एटलीस्ट उस सेम गलतियां ना हो और थोड़ा इम्प्रूव करके दे। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो अवनीत जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह से आपने सीए इंटर में रैंक लिया है उसी तरह से मेहनत करके सीए फाइनल में भी हम होप करेंगे कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आए, और अपना इसी तरह से काम करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।